प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा में। हम लोग आज जानेंगे हिंद महासागर के बारे में और उसके बारे में हम लोग थोड़ा से पढ़ेंगे कि यह भारतीय सुरक्षा को कहाँ तक प्रभावित कर रहा है और इसके में क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इसमें हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, इसका पूरा नाम है हिंद महासागर में व्यापक प्रभाव, भारत की समुद्री सुरक्षा एवं विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बारे में, हिंद महासागर के बारे में 19वीं सदी में अमेरिकी सामुद्रिक नौसैनिक विशेषज्ञ एटी महान। बच्चों, सामुद्रिक शक्ति के विचारकों में सिर्फ इकलौते विचारक हैं, वो भी एटी महान, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका के थे। उन्होंने पहले ही महासागरों के महत्व को निर्धारित कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में युद्धों का निर्णय स्थल पर न होकर सागर पर होगा और 21वीं शताब्दी में विश्व के भाग्य का फैसला स्थल पर न होकर वो भी समुद्र पर होगा। और हिंद महासागर के महत्व को व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था कि हिंद महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्र समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करेगा वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण स्थापित करेगा और 21वीं सदी में विश्व के भाग्य का फैसला समुद्र की सतह पर होगा। बच्चों, जहाँ तक देखा जाए इनका विचार था कि जैसे संपूर्ण विश्व में, ठीक है, लगभग 70% जल है, 70% जल है और 30% थल है। तो इनका विचार यही था कि जो 70% पर राज्य कर सकता है, 70% को नियंत्रित कर सकता है, वो 30% बचे हुए क्षेत्र को भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि सामुद्रिक मार्गों से होकर ही जो है विभिन्न प्रकार के व्यापार संभव होते हैं और समुद्र के विभिन्न मार्गों पर अधिकार करने के बाद जो विश्व व्यापार को जब नियंत्रण राष्ट्र करता है तो वही राष्ट्र संपूर्ण विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। इन्होंने उदाहरण दिया जाता है बच्चों ब्रिटेन को। एक समय था कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर को समुद्री झील में परिवर्तित कर दिया था और समुद्र हिंद महासागरीय देशों के साथ लगभग उसके सबसे ज़्यादा व्यापार होते थे। ठीक है बच्चों, और इन्हीं राज्यों में सबसे अधिक उसके उपनिवेश भी थे, जहाँ पर वो अपने जो है औद्योगिक क्रांति का संपूर्ण माल लाकर सप्लाई करता था और यहाँ से कच्चे मालों की आपूर्ति स्वयं करता था। ठीक है बच्चों, हिंद महासागर की विशेषता देख लीजिए हम। ये 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर को कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का व्यापारिक मार्ग, जो कि पूर्व एवं पश्चिम की जीवन रेखाएं कही जाती हैं। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल है बच्चों 2,83,56,500 वर्ग मील और इसका क्षेत्रफल जो है एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, अब हिंद महासागर क्षेत्र जो है ये 10,400 किलोमीटर लंबा, 9,600 किलोमीटर चौड़ा है। ये संपूर्ण पृथ्वी के जल क्षेत्र का 19% जल जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तटीय एवं तटवर्ती राष्ट्रों की संख्या कुल मिलाकर 47 है, जिसमें से 11 तटीय एवं 36 तटवर्ती राष्ट्र हैं बच्चों। ठीक है, तटीय और तटवर्ती। बच्चों, तटीय राष्ट्र वो राष्ट्र होते हैं जो कि जिनके किनारे डायरेक्ट समुद्र से स्पर्श करते हैं। तटवर्ती राष्ट्र वो होते हैं जो तटीय राष्ट्रों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। हिंद महासागर का जल जो है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को स्पर्श करता है। हिंद महासागर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जैसे डियागो गार्सिया बच्चों प्रमुख रूप से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर जो है अमेरिका का एक सामुद्रिक अड्डा है, अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है, जिससे कि यह संपूर्ण जो है एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों पर बिल्कुल नज़र रखता है। ये इस स्थान पर है ही डियागो गार्सिया।
चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ा से बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। प्रमुख द्वीप हैं जैसे डियागो गार्सिया, मॉरिशस, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, रियूनियन, अल्डावा आदि ये प्रमुख टापू हैं जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भौगोलिक अवस्थिति के कारण महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है क्या? हिंद महासागर। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में विकासशील एवं गरीब राष्ट्रों का निवास है। बच्चों, एशिया और अफ्रीका के वे देश हैं जो कभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश रहे हैं और इन राष्ट्रों का बहुत बुरी तरह से शोषण हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये राष्ट्र आज़ाद हुए तो इनकी स्थिति जो है, बहुत से राष्ट्र हैं, कुछ ने तो अपनी स्थिति को सुधार लिया है जिनमें भारत जैसे राष्ट्र हैं, लेकिन बहुत से अफ्रीकी राष्ट्र ऐसे भी हैं जो अभी तक बेचारे भूखमरी के कगार पर पड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हिंद महासागर ब्रिटिश झील के रूप में था, क्योंकि ब्रिटेन का संपूर्ण व्यापार लगभग हिंद महासागर से ही होता था और हिंद महासागर के प्रमुख मार्गों के प्रमुख द्वीपों पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर रखा था और विश्व व्यापार भी इसी के नियंत्रण में था। चलिए, विश्व के 5 महासागर इस प्रकार हैं। पहला नंबर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण एवं अंटार्कटिका महासागर। बच्चों, ये विश्व के 5 महासागर हैं और 7 समुद्र इस प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिए। आर्कटिक, उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तर प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, हिंद, दक्षिण सागर, हो गए ना 7 समुद्र। हाँ, चलिए, हिंद महासागर का महत्व। बच्चों, इसका महत्व जो है कई कारणों से है, जो कि खास करके महाशक्तियों को अपनी ओर आकर्षण का केंद्र बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, व्यापारिक महत्व क्या है, यातायात एवं व्यापारिक महत्व इसका। और इसके प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं स्वेज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में बनाई गई है, फ्रांस की खाड़ी, केप ऑफ गुड होप, मलक्का जलडमरू मध्य, ये प्रमुख इसके व्यापारिक मार्ग हैं। विश्व का लगभग 80% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से ही होता है। अमेरिका, यूरोप, जापान के तेल के जहाज प्रमुख मार्ग यही मार्ग है। अर्थात अमेरिका, यूरोप और जापान के तेल के जहाज़ों का भी प्रमुख रूप से इन्हीं मार्गों से होकर जाते हैं और विश्व के 1/3 हवाई अड्डे भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। लगभग प्रत्येक 12 मिनट पर एक जहाज हिंद महासागर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरता है और लगभग 57% तेल का व्यापार इसी मार्ग और इसी क्षेत्र से होता है। इसी क्षेत्र में स्थित बच्चों खाड़ी देश हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल वाले देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय तेल वाले देश खाड़ी देश हैं, तो इसी क्षेत्र से तेल का व्यापार अधिक होता है, लगभग 57%। आर्थिक महत्व, 80% व्यापार हिंद महासागर से होता है। तटवर्ती राष्ट्र प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनी राष्ट्र हैं। इस क्षेत्र में कच्चे माल का विशाल भंडार है, जो कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का एक कारण है, क्योंकि महाशक्तियों के पास तैयार माल तैयार हो जाता है और कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों से ले जाकर इन्हीं क्षेत्रों में पक्के माल को, तैयार माल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख प्राकृतिक संपदाएं जो है, रबर 90% है, टिन 90%, सोना 76%, लोहा 16%, मैग्नीज 28%, हीरा 98%, यूरेनियम 60%। बच्चों, सबसे महंगी धातु है वर्तमान समय में यूरेनियम, सबसे महंगा तत्व है और जिस यूरेनियम जो है खास करके परमाणु बम बनाने के भी काम आता है और एक सस्ते रेट पर ऊर्जा भी उपलब्ध कराता है यूरेनियम। रिजर्व तेल जो है 50% है, प्लूटोनियम 27%, क्रोमियम 21%, तांबा 13%, मैग्नीशियम 9%। ठीक है,
मैग्नीशियम 9%। बच्चों, हिंद महासागर का व्यापारिक मार्ग, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पूरब एवं पश्चिम की जीवन रेखाएं हैं। अमेरिका अपनी आवश्यकता का 40% खनिज संसाधन इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है, इन्हीं हिंद महासागरीय देश के तटीय एवं तटवर्ती राष्ट्रों से। ठीक है, इन्हीं एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से। जापान 99% तेल की आपूर्ति खाड़ी क्षेत्र से करता है। खाड़ी में बच्चों वही है, ठीक है, पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये सभी खाड़ी क्षेत्र में आते हैं। अमेरिका 59% तेल इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। यूरोपीय राष्ट्र 60% तेल इसी क्षेत्र से पूरा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग राजनीतिक महत्व। देखिए, तटवर्ती राष्ट्र यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। बच्चों, हिंद महासागर के तटीय एवं तटवर्ती राष्ट्र, खास करके जिसमें जो है प्रमुख रूप से एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र हैं, ये कभी ना कभी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले किसी न किसी यूरोपीय कंट्री के ये सभी राष्ट्र गुलाम रहे हैं, या उपनिवेश कह सकते हैं। इनका भरपूर शोषण हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सभी राष्ट्र जो है आज़ाद हुए हैं, और आज़ादी के बाद ये सभी राष्ट्र निराश्रित, बिल्कुल जैसे शोषित करके इन्हें छोड़ दिया गया हो। अब बेचारे बिल्कुल परेशान राष्ट्र विकास के लिए एक दूसरे राष्ट्रों की कृपा पर निर्भर थे या ताक रहे थे कि हमारी कोई मदद करे, क्योंकि वे बहुत पीछे थे। इन यूरोपीय राष्ट्रों ने इनका शोषण करके इनको छोड़ दिया था। महाशक्तियाँ तटवर्ती देशों को अपने अपने गुट या प्रभाव में लेने हेतु प्रयासरत रही हैं। महाशक्तियाँ राजनीतिक महत्व बच्चों क्या है? क्योंकि महाशक्तियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, और शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। और यही दोनों राष्ट्र इन्हीं राष्ट्रों से, जो कि अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं नवोदित राष्ट्र, ठीक है, तो ये राष्ट्र जो है इन्हीं राष्ट्रों को अपने अपने गुटों में, सोवियत गुट, सोवियत संघ, सोवियत अपने गुट में, उधर अमेरिका अपने पूंजीवादी गुट में, इनको शामिल करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत थे। इतना ही नहीं, दोनों को मदद भी कर रहे थे, आर्थिक सहायता भी देते थे, लेकिन प्रयासरत थे कि दोनों में ये सभी राष्ट्र हमारे गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन इन राष्ट्रों के लिए एक की कृपा और दूसरे के कोपभाजन की स्थिति जो है आ गई, क्योंकि अगर कोई एक राष्ट्र अगर अमेरिका का हाथ पकड़ता तो सोवियत संघ का कोपभाजन बनता, या सोवियत संघ जो है उससे अपनी दूरी बना लेता। अगर कोई सोवियत संघ का हाथ पकड़ता तो अमेरिका उससे नाराज रहता। तो इसीलिए इनकी स्थिति क्या थी? एक की कृपा अगर प्राप्त होती तो दूसरे के कोपभाजन की संभावना बनी रहती। और शीत युद्ध से बचने के लिए अधिकतर राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ग्रहण की। बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप लोग परिचित होंगे। गुट निरपेक्षता, जिसे कि खास करके द्वितीय विश्व युद्ध में जब खास करके देखा जाए, थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, और वही वह समय था जिसमें बहुत से राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशवाद से मुक्ति पाए थे। और सभी राष्ट्र जो मुक्ति पाए थे, जिन्हें नवोदित राष्ट्र कह सकते हैं हम, सभी राष्ट्र शोषण के शिकार रहे हैं। बहुत ही गरीब स्थिति थी उनकी। विकास के लिए ये पश्चिम की ओर ताक रहे थे, लेकिन महाशक्तियाँ जो इन्हें अपने गुट में शामिल करना चाहती थी, इनकी यही स्थिति होती कि एक बार तो ये आज़ाद हो गए, फिर किसी और महाशक्ति के चंगुल में ना पड़े। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन सभी ने मिलकर एक आंदोलन चलाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष शब्द ही इसको का नामकरण किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। और इसमें यह था कि अगर राष्ट्र जो है गुट निरपेक्ष होते हैं तो ये किसी गुट में नहीं होंगे, और अपने लिए सबसे, दोनों गुटों से ये अपनी बराबर दोस्ती बनाकर दोनों से अपने लिए विकास की उम्मीद कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए अधिकांश राष्ट्र जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। बेचारे एक आज़ादी से तो मुक्ति पाए हैं, दूसरी गुलामी को गले नहीं लगाना चाहते थे।
अब देखिए, नवोदित राष्ट्र जो है, नवोदित राष्ट्रों के लिए दोनों से बराबर दूरी बनाए रखना आवश्यक था। किन से बराबर दूरी? दोनों महाशक्तियों से, सोवियत गुट और पूंजीवादी गुट, अमेरिकी गुट। तेल की राजनीति अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी और प्रत्येक विकास कार्य हेतु जो है तेल की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान स्थिति में अगर तेल को निकाल दिया जाए एक राष्ट्र से तो शायद राष्ट्र का विकास वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि तेल पे ना चलती हो। फैक्ट्रियों से लेकर मोटर वाहन तक, रेलवे, सब कुछ। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। सामरिक महत्व। सामरिक महत्व में देखा जाए, हिंद महासागर विश्व के केंद्र में स्थित है, ठीक, और महाशक्तियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति है इस हिंद महासागर की। हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी देशों की सैनिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में हर देश पर हिंद महासागर में अगर प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया जाए, प्रमुख स्थानों पर अपना अड्डा स्थापित कर लिया जाए, तो लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपनी नज़र रखी जा सकती है, ठीक। हिंद महासागर में सर्वाधिक द्वीप एवं द्वीप समूह हैं। वहाँ के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? प्रमुख द्वीप हैं बच्चों अंडमान, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा आदि प्रमुख सामरिक महत्व के द्वीप हैं, ठीक। और इन द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित करके संपूर्ण तटीय देशों तथा विश्व व्यापार को अवरुद्ध किया जा सकता है। विश्व व्यापार को अवरुद्ध किया जा सकता है। और यह द्वीप जो हैं शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के प्रति आस्था के केंद्र रहे हैं, क्योंकि स्थिति क्या थी? अमेरिका की इच्छा थी कि इन द्वीपों पर अधिकार करके हम सोवियत व्यापार को रोक दें, और सोवियत संघ की इच्छा थी कि हम इन द्वीपों पर अधिकार करके अमेरिकी व्यापार को रोक दें, ठीक। और भारत की ओर से, भारत तीन ओर से, बच्चों ये लिखा हुआ है की ओर से, लेकिन वास्तव में इसको होना चाहिए भारत तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हिंद महासागर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। और हिंद महासागर की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा का प्रमुख अंग है। हिंद महासागर तेल की राजनीति के कारण भी महत्वपूर्ण है। बच्चों हिंद महासागर जो है, वैसे भी देखा जाए तो हिंद महासागर भारत को तीन ओर से घेरे हुए है। और आज के समय में देखा जाए, अब वो प्राचीन काल का समय नहीं है कि सामुद्रिक सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, पर्वतीय सीमाएं सुरक्षित हैं। आज के बदलते हुए बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के युग में अब सीमाएं चाहे जो भी हों, जिसमें देखा जाए तो संपूर्ण विश्व ये सिमट कर छोटा हो गया है। आज एक राष्ट्र की पहुंच संपूर्ण विश्व तक हो गई है। घर बैठे हम एक स्थान पर बैठकर संपूर्ण विश्व की सूचनाएं अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब ना तो जो है हिमालय की ऊंची चोटियां अजेय रह गई और ना ही ये समुद्रिक तट अजेय रह गए। और देखा जाए तो अब तो समुद्र की ओर से भी खतरा बढ़ने लगा है। अभी हाल में भारत में ताज होटल की जो घटना हुई थी, ताज होटल पर जो आक्रमण हुआ था, वहाँ से आने वाले आतंकवादी जो थे वो समुद्र के रास्ते ही आए थे। अतः हम कह सकते हैं कि अब समुद्र क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है बच्चों। और हिंद महासागर तेल की राजनीति के कारण भी महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए बच्चों ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता, ठीक है। चलिए आप लोग बस पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।